नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ बातचीत की। वर्ष 2022 की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए 12 वैज्ञानिकों का चयन। स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड योजना 2023-24 का दूसरा चरण शुरू। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। लखनऊ में सभी स्कूल बंद। कोलंबो में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का मैच कल के स्कोर से आगे खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ द्वीपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्वीपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी की क्षमता को आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा, भारत सऊदी अरब साझेदारी स्थिरता, क्षेत्र और विश्व के कल्याण के साथ ही भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान के लिए क्राउन प्रिंस को फिर से धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा, भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच एक ऐतिहासिक आर्थिक गलियारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह गलियारा न केवल दो देशों को जोड़ेगा बल्कि एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक विकास और डिजिटल संपर्क सुविधा प्रदान करने में भी मदद करेगा। श्री मोदी ने कहा, क्राउन प्रिंस के नेतृत्व और विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ हुआ है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा, भारत सऊदी अरब संबंधों के इतिहास में कभी भी कोई असहमति नहीं थी, लेकिन भविष्य के निर्माण और अवसर पैदा करने के लिए सहयोग है। उन्होंने कहा, आज दोनों देश भविष्य के अवसरों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के प्रबंधन और मध्य पूर्व, भारत और यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे सहित हासिल की गई पहलों के लिए श्री मोदी को बधाई दी। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद SPC की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के लिए सऊदी अरब उसके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी में से एक है। उन्होंने कहा, दुनिया की दो बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा, बातचीत में दोनों देशों ने साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए कई पहलों की पहचान की है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज की बातचीत संबंधों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगी। इससे हमें मानवता के कल्याण के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस ने भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए। भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराने आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाने वाले सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान द्वीपक्षीय व्यापार $52 बिलियन से अधिक का था। भारत में सऊदी का प्रत्यक्ष निवेश $3 अरब से अधिक है और यह ऊर्जा सहयोग भारत सऊदी द्वीपक्षीय संबंधों का एक केंद्रीय स्तंभ है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब भारत का एक प्रमुख भागीदार है। सऊदी अरब वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यातक बना रहा। भारत की G20 अध्यक्षता में महिला विकास की बजाय महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। G20 की नई दिल्ली घोषणा पत्र में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास को शामिल किया गया, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ाने, लैंगिक डिजिटल फासला कम करने, लैंगिक समावेशी जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने और महिलाओं की खाद्य सुरक्षा, पोषण और कल्याण को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि G20 सदस्य देशों के नेता महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह के गठन पर सहमत हुए। G20 महिला मंत्री स्तरीय समूह ने इसके गठन की अनुशंसा की थी।
ब्राजील की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत इस कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया गया, जो भारत की प्रतिबद्धता और समर्पण के कारण संभव हो सका। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमृतकाल के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसमें अर्थव्यवस्था और समाज के सभी क्षेत्रों में नारी शक्ति के महत्व को स्थान दिया गया है। 2 साल के अंतराल के बाद आज देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर एन कलेश सेल्वी ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की। CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार विज्ञान के 7 विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन भारत की तकनीकी क्षमताओं और इसकी आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करने का एक बिंदु बन गया। CSIR NISCPR में आज से एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो 16 सितंबर तक चलेगा। यह एक अभियान है जिसके दौरान CSIR की प्रत्येक प्रयोगशाला एक सप्ताह के दौरान देश के लोगों के सामने अपने विशिष्ट विचारों और तकनीकी सफलताओं का प्रदर्शन करती है। सर्वोच्च न्यायालय आज एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें उसके कुछ सदस्यों के खिलाफ मणिपुर में दर्ज 2 FIR में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने पिछले सप्ताह मणिपुर पुलिस को निर्देश दिया था कि 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित अपराधों के लिए दर्ज 2 FIR के संबंध में 11 सितंबर तक उनके खिलाफ कोई भी कठोर कदम न उठाया जाए। मणिपुर सरकार ने पहले राज्य में मौजूदा संकट के मीडिया कवरेज पर गलत और पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और 3 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। मुख्यमंत्री N बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार की देखरेख में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की अगुवाई वाली समिति ने मुद्दे का मूल कारण जानने के लिए पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में राज्य नेतृत्व पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। असम विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से दिसपुर में शुरू हो गया है। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौते को संतोषजनक ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्य के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार समझौते की विभिन्न धाराओं और इसके सभी प्रावधानों को जल्द ही पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नियमित अंतराल पर समझौते के सभी संबंधित हितधारकों के साथ बैठकें कर रही है। श्री शर्मा ने उल्लेख किया कि 6 उग्रवादी समूहों को शामिल कर हस्ताक्षर किया गया कार्बी समझौता भी अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसपुर क्षेत्र में निर्मित अत्याधुनिक नई इमारत में शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 की दूसरी श्रृंखला निवेश के लिए खुल गई है। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद 15 सितंबर तक की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,923 रुपये प्रति ग्राम निर्धारित की है। ऑनलाइन खरीद करने वालों और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। ऑनलाइन निवेशकों को प्रति 10 ग्राम 5,873 रुपये देने होंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलोग्राम तक सोने की खरीद की जा सकती है। ट्रस्ट और समान संस्थाओं के लिए प्रति वित्त वर्ष खरीद की सीमा 20 किलोग्राम निर्धारित की गई है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश का एक सुरक्षित विकल्प और अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करता है।
सरकार ने नवंबर 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत की थी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।